वंस अगेन वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहां पर हम लोग 10th क्लास की फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। तो 10th क्लास की फिजिक्स में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको पता होगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर लिखे हुए देख रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक। क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है यही हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब 2 लेक्चर है, आज कौन सा लेक्चर है? 3rd लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आशा करता हूं कि पिछला जो लेक्चर आप हमने बनाया है या हम लोगों ने पढ़े हैं तो आप भी कंप्लीट करके आए होंगे। अगर पिछला लेक्चर डे बाय डे आप कंप्लीट करते जाएंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीका से अच्छे ढंग से पढ़ते चलेंगे। इसका क्वेश्चन कोई भी आपसे छूटेगा नहीं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, कोई क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटने वाली है। तो आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे। नहीं तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, टालते जाएंगे, लेक्चर को देखेंगे नहीं पिछला लेक्चर, तो फिर आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। और एक लेक्चर को मैं तो बोलूंगा कि आप 2 बार 3 बार इसको देखिए। 2 बार 3 बार अगर आप देखते हैं तो आपका माइंड जो है ना, एक चीज को अगर 10 बार देखते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल उसको याद कर जाता है। और सिलेबस जो है हमारा, जो बिहार बोर्ड की सिलेबस है, आप एक ही चीज को 10 बार पढ़िए। 10 चीजों को 10 बार पढ़ने से अच्छा एक चीज को आप 10 बार पढ़िए। बिल्कुल ही आप 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा वो टॉपिक। और इस तरह से सेट होगा कि एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। आइए अब इसी के साथ हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कल का टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल थोड़ा सा फास्ट पढ़ लिए थे, तो ऑस्टेड का प्रयोग हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोगों ने पढ़ा था। मैक्सवेल का राइट हैंड रूल पढ़ा था। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पढ़ा था। परिनालिका पढ़ा था। देखिए यहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ा था? परिनालिका पढ़ा था। परिनालिका में मैंने क्या बताया था? परिनालिका क्या होता है? एक कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ को एक सर्पिल रूप में इस प्रकार से लपेटा जाता है कि उसके जो फेरों की संख्या है वो एक दूसरे से अलग अलग हो, एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। आपके सामने परिनालिका दिख रहा होगा। और इसी परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो परिनालिका के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? देखेंगे यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा था, विद्युत चुंबक पढ़ा था। विद्युत चुंबक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें चुंबकत्व उतना ही देर तक रहती है। जैसे विद्युत धारा के प्रवाह को बंद करते हैं तो उसमें चुंबकत्व की प्रकृति खत्म हो जाती है, गुण खत्म हो जाती है। ऐसे चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें विद्युत चुंबक बनाने के लिए इसमें नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का यूज किया जाता है। और इसका जो एक अंदर है, इसके ऊपर एक परिनालिका है, परिनालिका बनाकर परिनालिका के अंदर इसी नरम लोहे को रख दिया जाता है, जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं। इसी नरम लोहे को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। और ये नरम लोहे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये क्रोड शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे इसको परिनालिका में रखकर, सोलेनॉइड में रखकर, नरम लोहे को सोलेनॉइड में रखकर विद्युत धारा जैसे प्रवाहित करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और जितना ज्यादा ये नरम लोहे रहेगा, जितना ज्यादा लोहा नरम रहेगा, क्रोड नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा बहुत ज्यादा होगा, चुंबकीय प्रभाव जो होगा बहुत ज्यादा होगा, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण जो बहुत ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कल। उसके बाद हम लोगों ने बातें की थी कि विद्युत चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता, विद्युत चुंबक की चुंबकत्व की तीव्रता कौन कौन से बात पर निर्भर करती है। तीव्रता का मतलब है उसका प्रबलता हो गया, तीव्रता बोल सकते हैं, प्रबलता बोल सकते हैं। ये कौन कौन से बातों पर निर्भर करता है? ये 2-3 ठो फैक्टर है जिस पर बहुत ही ज्यादा ये डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है कि परिनालिका में फेरों की संख्या, अगर जितना परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, परिनालिका में अगर सॉफ्ट आयरन को, नरम लोहे को रखकर उसमें फेरों की संख्या जितना ज्यादा अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उसमें मैग्नेटिज्म जो होगा, चुंबकत्व जो होगा बहुत ही ज्यादा होते चला जाएगा, बहुत ही प्रबल बनते चला जाएगा। चुंबकत्व क्या होगा? बहुत ही चुंबक का गुण जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। विद्युत धारा के परिमाण पर, विद्युत धारा उसमें अगर ये क्या है हम लोगों का, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें आप देखेंगे परिमाण का मीनिंग है कि ये जो हम लोगों को परिनालिका है, अब इसमें फेरों की संख्या तो मैंने बढ़ा दिया, उसमें विद्युत धारा, जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसमें चुंबकत्व का गुण भी रहेगा
बहुत ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसमें चुंबकत्व तो भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। जितना ज्यादा विद्युत जितना ज्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जितना ज्यादा अमाउंट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकत्व तो भी उतना ही ज्यादा आ जाती है। फिर से देखेंगे कि क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये भी डिपेंड करता है कि क्रोड के पदार्थ है, क्रोड मीन्स नरम लोहे, उसके सॉफ्ट आयरन है, आपका सॉफ्ट आयरन है। नरम लोहा जो है, लोहा जितना ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, जितना ज्यादा नरम रहेगा, यह भी मैंने बताया था, जितना ज्यादा नरम रहेगा वो चुंबकत्व तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। जितना ज्यादा नरम रहेगा उसमें चुंबक की प्रकृति जो होगा, चुंबकीय गुण जो होगा बहुत ही ज्यादा उसमें आ जाती है। तो क्या उसके प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे बोला जाता है जितना अधिक नरम लोहा होगा उसमें चुंबकत्व उतना ही अधिक होती है। अस्थाई चुंबक जो होता है, परमानेंट मैग्नेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थाई चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। इसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक को क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट। बनाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। स्टील मींस इस्पात का यूज करते हैं। अस्थाई चुंबक जो होता है इसमें विद्युत धारा का कोई केस नहीं होता है और इससे विद्युत चुंबक नहीं बनाया जाता है। अगर विद्युत चुंबक आप बनाएंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा, जिससे चुंबकत्व आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत अस्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का, इस्पात का उपयोग किया जाता है। इस्पात से विद्युत चुंबक नहीं बनाया जाता है क्योंकि वह चुंबकित आसानी से नहीं होती है, चुंबकित आसानी से नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का चुंबक का इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, या इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक हो गया, या चुंबक हो गया, अस्थाई चुंबक हो गया, या फिर से हम लोगों का टेम्पोररी चुंबक हो गया। ये सब चीज हम लोग जान लिए, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखेंगे। जब भी बोला जाए आपके कि विद्युत चुंबक क्या चीज का बनाया जाता है, विद्युत चुंबक में किस लोहे का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का यूज किया जाता है। अस्थाई चुंबक किसका बनाया जाता है, तो इस्पात का, स्टील का बनाया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है। फिर से एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि विद्युत चुंबक को बनाने के लिए विद्युत चुंबक को बनाने के लिए इस्पात या स्टील का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आसानी से इजिली चुंबकित नहीं होता है, मैग्नेटाइज नहीं होता है, चुंबकित आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकित नहीं हो पाता है, मैग्नेटाइज इजिली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिज्म, चुंबकीय गुण नहीं आ पाता। इसलिए हम लोग स्टील का, इस्पात का विद्युत चुंबक नहीं बनाते हैं, नरम लोहे का बनाते हैं। चलिए अब आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। कोई भी धारावाही चालक है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या होता है, बस ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। आप ध्यान से देख लेंगे कि क्या है। इसमें देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक क्या है, हम लोगों का एक चुंबक है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट का शेप मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि बार मैग्नेट हो सकता है या नाल चुंबक हो सकता है, जिसको हम लोग हर्षु मैग्नेट बोलते हैं। एक हर्षु मैग्नेट के जैसा है, इसका एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है, साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। इसमें मैंने क्या किया, एक धारावाही चालक तार है, उसके ऊपर से क्या किया हुआ है, ऊपर से ये काम कर दिया गया है कि विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा दिया गया है। विद्युत रोधी पदार्थ का मीनिंग है कि कवर लगा दिया गया है और इसको क्या कर दिया है हम लोग, इसमें इसके नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, एक साइड क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल और एक साइड क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल। एक तरफ होगा धन टर्मिनल, एक तरफ होगा ऋण टर्मिनल। उससे इसमें क्या किया जाता है, ये बैटरी से है, यहाँ जो बैटरी दिख रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल किससे, पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे, नेगेटिव से। ऐसे नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद इसको एक यहाँ स्टैंड के हेल्प लेकर लटका देते हैं, लटका कर और यहाँ मैग्नेट के पास में लेकर आते हैं। चुंबक के पास में जैसे लेकर आएंगे तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है। इस चुंबक के बीच में क्या होता है, बल उत्पन्न होता है यहाँ पर इसके द्वारा। अब ये बल है तो क्या काम करेगा, ये मैग्नेट हो सकता है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। अगर पोल पर डिपेंड करता है, नॉर्थ पोल की तरफ आएगा तो नॉर्थ पोल अपने नॉर्थ पोल की तरफ आएगा तो रिपेल करेगा, साउथ पोल के जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल रहा तो
तो इस तरह से हम लोग अब एक बार देखते हैं कि जब किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें एक प्रकार की बल का अनुभव होता है जो चुंबकीय बल कहलाता है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। चुंबकीय बल को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं, यानी कि किसी भी धारावाही चालक तार को क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उसको एक स्टैंड से लटका कर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो इस पर एक प्रकार की बल को एक्सपीरियंस करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वो जो बल होता है उस बल को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो चुंबकीय बल आपको पता चल गया। अब देखेंगे, अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इस बल की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र एवं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रवाहित विद्युत धारा पर तथा विद्युत, इसमें क्या लिखे, चुंबकीय क्षेत्र और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, मैंने अभी बताया कि अगर इसमें इधर नॉर्थ पोल, अगर इसके द्वारा जो इधर है इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, तो दिशा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। अगर मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ है और इधर क्या आ जाए, साउथ आ जाए, तो ये क्या होगा, इधर अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, तो दिशा नीचे की तरफ। इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब आपको माइंड में बस इतना ही रखना है और ये पॉइंट रखना है कि जब भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को स्टैंड के हेल्प से लटका कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें एक प्रकार की बल को महसूस करते हैं, एक प्रकार की बल को फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ये बल जो है चुंबकीय बल कहलाता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने बताया, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लिख लेंगे। चलिए अब आइए इसके आगे अगर बढ़ते हैं, अब आगे की बातें करेंगे। तो आगे हम लोगों को पढ़ना होगा, तो आगे पढ़ने के लिए देखेंगे कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या होता है। यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये क्या बोलता है, यहाँ पे हाथ की तरफ आप ध्यान से देखेंगे, आपको अगर दिख रहा होगा ये जो हाथ की तरफ ध्यान से देखेंगे और इस डायग्राम को भी देखेंगे, इस डायग्राम को भी आप ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे और इसको आप ध्यान से आप देखेंगे कि क्या मैं बना रहा हूं। अब एक बार आप देखेंगे, यहाँ पर एक बार आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे। पहले एक बार आप डेफिनेशन को पढ़ने का ट्राई करें कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम एक्चुअली होता क्या है। यानी कि आपका बाएं हाथ, पहले था क्या दाएं हाथ, दाएं हाथ का मुट्ठी का केस था, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है, बाम हस्त नियम, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मैंने अपने हाथ को ध्यान से देखिए ऐसे पकड़ा है, ऐसे, यानी कि यहाँ से और यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब ये देखिए ये जो है, ये जो हम लोगों का है ऐसे है, ऐसे समझिए कि ये क्या है हम लोगों का ऐसे है, और ये जो है बिल्कुल ऐसे समझेंगे, ये जो है नीचे की तरफ है ऐसे है और ये ऐसे है, यानी कि ऐसे समझेंगे कैसे है, और इस पर क्या है ऐसे खड़ा है। तो ये हम लोगों का है बिल्कुल एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, जिसको आप माइंड में सेट करके रखेंगे। अब देखिए अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को, कितना को, बाएं हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार पकड़ेंगे कि एक दूसरे का क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। एक दूसरे को क्या हो, एक दूसरे का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। अब ये माइंड में केस में रखेंगे तो इसमें मेरा थंब है। अब देखिए फ्लेमिंग साहब क्या बोलते हैं कि मैं अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं, इस प्रकार से फैलाएं कि इसमें जो इस प्रकार से फैलाते हैं कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे को बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, जिसमें ये जो थंब है, अंगूठा जो है, इसमें फोर्स के बल की दिशा, थ्रस्ट की दिशा, समझ गए। यहाँ पर जो है ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है, यानी कि इंडेक्स फिंगर जो है हम लोगों का तर्जनी उंगली जो है, तर्जनी है इस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ मेरा ये जो कौन सा है, मिडिल फिंगर है, माध्यमा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग के विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर भी लिखा हुआ है या आई लिखा हुआ है आप समझेंगे विद्युत धारा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों, कौन कौन सा उंगली, माध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा, माध्यमा ये हो गया,
तर्जनी ए हो गया तथा अंगूठा ए हो गया। तीनों को इस प्रकार अंगूठा, हाथ के 3 उंगलियां परस्पर लंबवत फैलाते हैं। क्या करते हैं? परस्पर लंबवत फैलाते हैं, या ये बोल सकते हैं इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत हो। तो परस्पर लंबवत फैलाते हैं तो तर्जनी क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र बोलने का मीनिंग क्या है? ये जो तर्जनी है, ये जो तर्जनी है, तर्जनी क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ये भी बोला था कि ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्षेत्र की दिशा। फिर लिखा हुआ है माध्यमा विद्युत धारा की दिशा। माध्यमा का ये विद्युत धारा, ये विद्युत धारा की दिशा धीरे है या आई है, ये क्या है? मेरा विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो वही अंगूठा जो है चालक पर लगे बल की दिशा, चालक के ऊपर लगे बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। बल मीन्स फोर्स की दिशा। तो ये मेरा क्या है? ये बल है। ये जो है मेरा क्या है? बल है, थ्रस्ट है। ये हम लोगों का बल है। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और यहाँ क्या है? धारा, विद्युत धारा। ये माइंड में रखेंगे। तो सिंपल है आपका फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर बातें किया जाए तो यही मैं बोलूंगा कि आप लिखेंगे कैसे? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, कौन कौन सा? तर्जनी, या इसे बोल सकते हैं माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। एक इस प्रकार से फैलाएं कि एक दूसरे को लंबवत हो, जिसमें मेरा जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कौमा माध्यमा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो माध्यमा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, तथा वही अंगूठा उस चालक तार पर लगे बल की दिशा को सूचित करता है, प्रदर्शित करता है, इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और इसको लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। और कुछ नहीं है, बस अपने हाथ का खेल है। बस इसको 3 उंगली को फैला देंगे और ये बल हो गया, और ये तर्जनी जो है विद्युत क्षेत्र हो गया, और ये विद्युत धारा हो गया। यही 3 की पॉइंट याद रखना है, बाकी कहानी बना देना है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन डायग्राम हाथ का जरूर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर, विद्युत मोटर की मैं बातें करता हूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और कल इसका वर्किंग प्रिंसिपल सारा चीज क्लियर वे में एक बार और पढ़ने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो अभी देखिए विद्युत मोटर एक्चुअली क्या होता है। विद्युत मोटर की जब भी बात किया जाए तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत मोटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपको, विद्युत मोटर जो है आपका क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपको किसमें बदलता है? यांत्रिक एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब क्या है इसमें एक बार पढ़ेंगे कि वैसा यंत्र या युक्ति, वैसा यंत्र या युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को, कौन सा ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मीनिंग होता है मैकेनिकल एनर्जी। अगर इंग्लिश में आपको लिखना है या जानना है तो इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आप पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो विद्युत मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत मोटर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। आपको अगर अपने डेली लाइफ में इसका यूजेज देखेंगे तो आप अपने घरों में फैन चलते हुए देखते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या है? विद्युत ऊर्जा है। लेकिन वो घूमता है तो हमको कौन सा? हवा मिलता है। हवा मिलता है तो हवा क्या हो गया? मुझे मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा मिल गया। तो यहाँ से देखिए विद्युत धारा प्रवाहित की तो मुझे क्या मिल गया? यांत्रिक ऊर्जा मिल गया। उसके बाद आप देखते हैं आजकल आ रहा है घरों में, जो देखते हैं आप ग्राइंडर, जिससे आप मसाला पीसने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन उसमें लगा हुआ व्हील टाइप जो होता है,
व्हील टाइप होता है या जो भी लोहा रहता है घूमने का काम करता है, वो घुमाता है जिससे हमारे घरों में मसाला पीसी जाती है। तो वहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा दिए, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमको मिल गया। फिर से इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को छोड़िए और आप देख सकते हैं ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है कि आप और क्या देख सकते हैं। और कुछ आप सोचिए, अपने माइंड से सोचिए कि जो जिसमें विद्युत धारा देते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलता है। कूलर हो गया, एसी हो गया, पंखा हो गया, ये सारे चीजें क्या है हम लोगों का, इसमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा मुझे मिलती है। इस प्रकार की चीजें हैं, तो आप ध्यान से देखते चलेंगे, अपना एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं इसके बाद इसमें संरचना। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम दिया हुआ है कि ये जो मोटर दिख रहा है, ये मोटर क्या काम करता है, पंखे में आप देखते होंगे ऐसा लगा हुआ होता है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये घूमना स्टार्ट होगा। पंखा लगा दीजिए या कोई भी चीज लगा दीजिए, वो चलना स्टार्ट हो। मिल भी आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा आपका आटा चक्की का मशीन है, उसमें भी मोटर लगाया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मिल को घुमाना, पट्टा जो होता है उसको घुमाना स्टार्ट कर देता है, घुमाता है, जिससे मिल के अंदर, चक्की के अंदर जो है मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है और हमारे आटे नहीं, गेहूं को पीसा जाता है या धान से चावल बनाया जाता है। चलिए अब देखिए यही चीजें है कि इसके अंदर क्या होता है, एक आर्मेचर लगा होता है। ये जो दिख रहा है लोहा, ये क्या है, आर्मेचर है। पहले एक बार आप देख लीजिए यहाँ स्ट्रक्चर तक आज पढ़ते हैं कि इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की कुंडली होती है। तांबे की कुंडली होती है या आर्मेचर कहलाती है। कौन सा, ये देखिए इसके अवतल ध्रुवों पर क्या होता है, दो ब्रश यहाँ लगा हुआ। इधर देखिए, इधर ये जो दिख रहा है, ये लंबा सा रॉड दिख रहा होगा आपको, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्लियर उसमें दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये समझेंगे इसमें जो है एक आर्मेचर होता है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो ये है आर्मेचर। ये जो है आर्मेचर होता है। ये आर्मेचर किसको कहते हैं, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की कुंडली होती है। तांबे की क्या होती है, कुंडली होती है। यहाँ तांबा का कुंडली दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यह आर्मेचर कहलाती है। क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इसके दोनों सिरों पर पीतल के दो वलय लगे होते हैं। पीतल के दो वलय, एक इस साइड, पीतल के दो वलय जो इसमें दिख नहीं रहा है, दो वलय लगे होते हैं इसमें। पीतल के दो वलय इंड पर इधर लगा हुआ होता है यहाँ पर। उसके बाद R1 एवं R2 लगा होता है। इस वलय को कार्बन के दो ब्रश B1 और B2 स्पर्श करता है। दो ब्रश यहाँ पर है, क्या नाम देना है तो इसको B1 दे दीजिए और एक क्या है B2 दे दीजिए। दो ब्रश दिख रहा होगा ऐसे करके इसमें लटका हुआ दो वलय दिख रहा होगा ऐसे, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन इससे ज्यादा बेटर है कि इसके बाद वाला जो डायग्राम मैं बताऊंगा तो उसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपका क्या होता है, ये जो ब्रश जिससे कनेक्ट है यही वलय है। तांबे का वलय दो ठो लगा होता है जिसको R1 और R2, इधर R1 मान लीजिए और इधर क्या है R2 है। और यहाँ कार्बन के दो ब्रश है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों ब्रश जो दिख रहा है ये B1 और B2 मैंने दे दिया। अब इसके बाद देखेंगे इस वलय को कार्बन के दो ब्रश B1 और B2 से स्पर्श करता है। इस प्रकार से विद्युत मोटर बनाया जाता है। इस तरह से हम लोगों का क्या बनाया जाता है, विद्युत मोटर बनाया जाता है। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसका वर्किंग और प्रिंसिपल पढ़ने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग फिर इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे एक बार और इसको रिपीट करेंगे। इतना आप एक बार माइंड में रखकर कल आएंगे, कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।